नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। आई एम किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट एट बंसल हॉस्पिटल भोपाल। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी। ही इज़ हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड हेड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एट बंसल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम डॉक्टर साहब से एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। पुराने ज़माने में जैसे आपने सुना होगा, पुराने ज़माने ना बोलूँ तो मैं रिसेंटली ऑल्सो दैट ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब वो बैरियर ख़त्म हो चुका है। अब बिना ब्लड ग्रुप मैच के भी ट्रांसप्लांट संभव है। और चूँकि हमारे हॉस्पिटल में दिल्ली और बॉम्बे से काफ़ी कम कीमत पे एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी पेशेंट्स आते हैं बाहर से ट्रांसप्लांट करा के फिर चले जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में बात किया जाए, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत ही कम जानकारी है। तो डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, इससे पहले कि मैं एबीओ इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले ये बताएं कि ब्लड ग्रुप का किडनी ट्रांसप्लांट में क्या महत्व है, क्यों मैच होना ज़रूरी है। देखिए, ब्लड ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई ट्रांसप्लांट प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो ट्रांसप्लांट होता है वो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वो कंपैटिबिलिटी हम किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंपैटिबिलिटी है। इसका मतलब है ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी को भी किडनी दे सकता है। ए बी ग्रुप इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर मरीज का ए बी है तो वो किसी भी ग्रुप की किडनी ले सकता है, और बाकी सेम ग्रुप। इसका मतलब है कि अगर किसी का ग्रुप ए है तो ए और ओ का डोनर उसे किडनी दे सकता है। किसी का बी है तो बी एंड ओ ग्रुप को किडनी दे सकता है। ओ है तो उसको सिर्फ ओ दे सकता है, और ए बी के व्यक्ति को कोई भी दे सकता है। तो ये कंपेटिबिलिटी हुई। अगर इस कंपेटिबिलिटी के साथ कोई डोनर हमारे पास आता है तो हम डायरेक्ट एबीओ कंपेटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के साथ जा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रूल होता है वही वही किडनी किडनी ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट में में है। होता मतलब है। जैसे बी में चढ़ गया, ओ का मतलब ए का ए में चढ़ गया, और ओ ब्लड ग्रुप का किसी को भी दे सकता है। हाँ, लेकिन और ए आर बी एच वाला फैक्टर का कोई रोल नहीं आर है। एच फैक्टर या पॉजिटिव निगेटिव का कोई नेगेटिव रोल में नहीं है कोई आपका, मतलब चाहे नहीं है। ए बी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बिल्कुल। उसका कोई रोल नहीं है। तो जी। ये तो रहा ब्लड ग्रुप के बारे में। और जैसे अब चूंकि मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप बैरियर नहीं रह गया, आजकल एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट मतलब जिसमें ब्लड ग्रुप मैच की ज़रूरत नहीं है। तो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसके बारे में बताएं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जैसा आपने बताया, नाम से क्लियर है कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तब भी ट्रांसप्लांट हो जाए, और इसी को हम बोलते हैं एबीओ इनकम्पेटिबल। महत्व क्या है इसका? जिसकी भी किडनी फेल होती है उन ज़्यादातर लोगों को, अधिकांश या करीब करीब सभी को गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत है एक लंबी बेहतर ज़िंदगी के लिए। लेकिन ट्रांसप्लांट पे मैक्सिमम लोगों के ना जाने पीछे के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ब्लड ग्रुप मैच डोनर उनके परिवार में नहीं है। कानून ये बोलता है कि सिर्फ परिवार का व्यक्ति किडनी दे सकता है। अब परिवार में किसी का मैच ना करे तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? तो ये रीज़न है कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होते हुए भी आप ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति को ब्रेक कर सकते हैं आप बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट के साथ। तो अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है परिजन में, उसमें भी कुछ खास प्रक्रियाओं के द्वारा आप उसे कंपैटिबल बनाते हैं और ट्रांसप्लांट पे जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें भी पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी है, और जिसके पास ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं है उसके लिए एक तरह से एक नई ज़िंदगी देने जैसा है, और इसको हम एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे है कि ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जैसे हम लोगों ने सुना है कि ए का ब्लड बी में चढ़ा दिया जाए तो किडनी फेलियर हो जाता है, डेथ भी हो रिएक्शन हो सकती जाता है, है। हाँ। वैसे बी का चढ़ा दिया जाए तो ए में कर दिया जाता है। अब आप जैसा बता रहे हैं कि ये आप ए का किडनी बी में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। पहले ये टोटल कॉन्ट्राइंडिकेशन थी। तो ऐसा क्या मेडिकल फील्ड में चेंज आया, या ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे यह संभव हुआ, और मतलब कैसे किया जाता है एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। ब्लड तो हम चढ़ा नहीं पाते लेकिन ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। देखिए, तो इसको मैं समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दो प्रक्रिया मुख्य है जो अपनाई जाती है इस तरह के ट्रांसप्लांट करने के लिए। पहला तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर डोनर का ब्लड ग्रुप अलग है, इसका मतलब है कि उस ब्लड ग्रुप का मतलब होता है एंटीजन ब्लड ग्रुप का। उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट रेसिपिएंट या किडनी फेलियर का मरीज, उसके शरीर में एंटीबॉडी है। तो जैसे ही आप दूसरी किडनी लगाओगे वो एंटीबॉडी उस किडनी को फेल कर देंगी और वो ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या हुआ कि उन एंटीबॉडीज़ को आप शरीर से बाहर कर दो। ये तो पहला काम हुआ। दूसरा, बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर उसमें फॉरेन बॉडी आएगी तो वो एंटीबॉडी आगे जाके बनाएगा। तो दूसरी स्टेप क्या हुई कि नई एंटीबॉडी जनरेट ना करे
उसके लिए दवाइयाँ दी जाए। तो ये 2 प्रक्रियाओं के द्वारा ये ट्रांसप्लांट संभव होता है। पहले प्लाज्मा फेरेसिस या कुछ दवाइयों के माध्यम से शरीर की एंटीबॉडीज़ को बाहर करना स्पेसिफिक टू दैट ब्लड ग्रुप एंटीजन, और दूसरा है कि ऐसी दवाइयाँ देना कि नई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना हो, जिससे कि इस ग्राफ्ट की लाइफ हो, ये लंबे समय तक चल पाए। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बेसिकली दो वर्ड यूज किए, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यह समझना जरूरी है कि जो ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली एक तरीके का एंटीजन है, और रिएक्शन क्या होता है जब आप ए ब्लड ग्रुप किसी ऐसे पेशेंट में चढ़ाते हो जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं ब्लड ग्रुप ए एंटीजन के अगेंस्ट। बिल्कुल। तो ये एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। अगर हम वो एंटीबॉडीज़ निकाल दें पूरी तरीके से या काफ़ी कम कर दें तो रिएक्शन को या किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को कम किया जाता है। तो पहला स्टेप डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको निकाला जाता है सो दैट इमीडिएट रिजेक्शन ना हो। फिर दूसरा स्टेप होता है उसको दबा के रखा जाता है, और कई बार किडनी एक्सेप्ट भी हो जाती है बाद में, बॉडी बाद में उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनती जितनी। इस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं, जिसमें बॉडी मतलब किडनी को एकोमोडेट कर लेती है, उसको अपना मान के एक्सेप्ट कर लेती है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो सक्सेस रेट है वो कंपेयर टू ब्लड ग्रुप मैच ट्रांसप्लांट, जो ब्लड ग्रुप नहीं मैच होने वाले ट्रांसप्लांट, उनके सक्सेस रेट में कोई डिफरेंस है? जैसे पेशेंट डर जाते हैं काफ़ी, क्या डिफरेंस है? नहीं, अब तो इतनी स्टडीज़ हैं, इतने डेटा हैं हमारे पास, इंडिया के भी और बाहर के भी, कि बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट के बाद भी जो ग्राफ्ट का आउटकम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों का, कंपेटिबल हो या बिना कंपेटिबल हो। हाँ, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कॉस्ट के अंतर हो सकते हैं, इमीडिएट जो सर्जरी के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ बढ़ रही हैं उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, बट वो किडनी चलती है तो लॉन्ग टर्म में, जैसा आपने बताया, एकोमोडेशन ये प्रोसेस होती है कि फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं रह जाती, और उस ग्राफ्ट की ज़िंदगी भी एक कंपेटिबल ट्रांसप्लांट की तरह होती है। तो इसका सक्सेस रेट भी हम बोल सकते हैं कि कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के बराबर है। ठीक। और एंटीबॉडीज़ निकालने के लिए जैसे आपने बताया कि एंटीबॉडीज़ की वजह से रिजेक्शन होता है। बिल्कुल। आपने दो प्रोसेस बताया, एक हो प्लाज्मा फेरेसिस बताया और एक इम्यूनो एब्जॉर्प्शन बताया। ये दो अलग नाम है, जो इम्यूनो एब्जॉर्प्शन एंड प्लाज्मा फेरेसिस, जिससे एंटीबॉडीज़ निकाले जाते हैं। तो थोड़ा हमें प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनो एब्जॉर्प्शन दोनों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये क्या प्रक्रिया होती है और कितना खर्चा आता है और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं इसके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी प्रक्रिया का, और इसी ने ही ट्रांसप्लांट को आज इतना आसान कर दिया है एबीओआई को। तो ये दोनों समझने के बाद ये चीज़ें क्लियर होगी कि आज एबीओ इनकम्पेटिबल इतना अच्छा ऑप्शन क्यों है। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा फेरेसिस, जो कन्वेंशनल प्लाज्मा फेरेसिस यूज़ करूँगा वर्ड इसको मैं, जो कि पिछले दशकों से ट्रांसप्लांट ऐसे ही किया जाता है कि जैसे आपका सबसे पहले हम एंटीबॉडी का लेवल देखते हैं, इसके बाद मरीज को करीब करीब 2 हफ्ता पहले आप एडमिट करते हो, ट्रांसप्लांट डेट के पहले 1 दिन के अंतर पे आप मरीज की प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस मतलब एक फ़िल्टर होता है जो आपकी बॉडी का प्लाज्मा, जिसमें सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको निकालता है। तो आप फिक्स 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर प्लाज्मा निकालते हो और बदले में सलाइन और एल्बुमिन से उसकी कमी को पूरा करते हो। इस तरीके से एंटीबॉडी निकलती हैं, और ऑल्टरनेट डे ये आप साइकिल करते हो जब तक कि एक फिक्स एंटीबॉडी लेवल ना आ जाए, जो हर सेंटर का स्पेसिफिक होता है। 1:8 या 1:16 तक भी लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे सेंटर में हम इसे 1:8 के नीचे तक का टारगेट रखते हैं। तो जब वो 1:8 पे आता है तब ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा होता है, हर प्लाज्मा के बाद आप एक IVIG, एक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जो कि एंटीबॉडी के रिबाउंड को आगे रोकता है। तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें आप एंटीबॉडीज़ को रिमूव करते हैं। अब दूसरा आपने पूछा इम्यूनो एड्सॉर्प्शन क्या है, तो आजकल ये प्रक्रिया आसान हो गई है। तो जो अभी मैंने प्रोसेस आपको बताई, इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, आपको 2 हफ्ता पहले से एडमिट करना है। ये जो आप प्लाज्मा करेंगे, इसमें आप इतना सारा एंटीबॉडीज़ निकालेंगे, वो एंटीबॉडी नॉन स्पेसिफिक है। आपने किसी व्यक्ति की एक एंटीबॉडी निकालनी थी और आपने उसका पूरा प्लाज्मा 3 लीटर बाहर निकाला। शरीर में प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, दूसरी एंटीबॉडीज़ होती हैं, सब कुछ रिमूव हो जाती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को रोकते हैं। तो ये सब चीज़ें हटने की वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होते थे, अधिक होते थे। अब हम आते हैं इम्यूनो एड्सॉर्प्शन पे। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कि स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर ए ग्रुप का डोनर है तो वो सिर्फ उस ए ग्रुप के ही उस सेम एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड करेगा, दूसरे ग्रुप को नहीं। और इसमें कोई भी प्लाज्मा शरीर से बाहर नहीं जा रही है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जा रही है, सिर्फ एंटीबॉडी बाउंड हो रहे हैं और बाकी सब बॉडी में वापस जा रहा है। तो फ़ायदा क्या है,
आप दिन भर में सुबह से रात तक में 10 या 12 घंटे में एक ही सिटिंग में पूरी एंटीबॉडीज निकाल सकते हो, और अधिकतम हो सकता है एक दिन और एक्स्ट्रा साइकिल लग जाए। तो हॉस्पिटल का स्टे कितना रहा, जितना कंपेटिबल ट्रांसप्लांट का है। आपने 1 से 2 दिन में पूरी प्रक्रिया कर ली, आपको IVIG की ज़रूरत नहीं है, आपको एल्बुमिन जो बदले में चढ़ाया जाता है प्लाज्मा के उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क कम है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर बेहतर तरीके से आप दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद यहाँ चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो सर्जन के लिए क्या डिफ़िकल्टी होती है कन्वेंशनल प्लाज्मा में और AVN कंपेटिबल में, कि ये ब्लीडिंग के रिस्क या दूसरे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। तो ये डिफरेंस है इम्यूनो एड्जॉर्प्शन और कन्वेंशनल प्लाज्मा पे। हमारे सेंटर में, हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर AVN कंपेटिबल हम आजकल ग्लाइकोजॉब कॉलम या इम्यूनो एड्जॉर्प्शन कॉलम के साथ कर रहे हैं, और बहुत ही लो रेट में कर रहे हैं महानगरों की तुलना में। तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम थोड़ा प्लाज्माफेरेसिस में ज़्यादा होता है, बिकॉज जैसा आपने बताया कि एंटीबॉडीज़ के साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी निकल जाते हैं। इम्यूनो अब्जॉर्प्शन काफ़ी स्पेसिफिक होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, और प्रोसेस भी फास्ट होता है। तो ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थ्योरेटिकली ज़्यादा हो सकती है। हालांकि जितने भी हमने ABO इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट किए हैं, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्लीडिंग की वजह से हमें दोबारा से री एक्सप्लोर करना पड़ा हो। तो बट थ्योरेटिकली ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि आज से पहले, कुछ साल पहले तक हम कन्वेंशनल प्लाज्मा के साथ भी ट्रांसप्लांट कर रहे थे। हमने AVN कंपेटिबल बहुत किए हैं, और पिछले कुछ सालों से हमने टोटल ग्लाइकोजॉब कॉलम पे स्विच किया है। तो क्या एज अ ट्रांसप्लांट सर्जन आपको कोई अंतर दिखा इन प्रक्रिया में? जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिले ट्रांसप्लांट में होता है। हाँ। हमने देखा है कि कन्वेंशनल करते हैं तो आपके कॉल हमारे पास आएंगे कि नहीं, अभी ट्रांसप्लांट को रोक के रखें, अभी INR गड़बड़ है। तो मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंस आपको लगता होगा। प्लाज्मा में कई बार क्या होता है कि प्लाज्मा फेरोसिस करने के बाद एंटीबॉडी रिबाउंड होते हैं, एकदम से एंटीबॉडी लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसमें ये फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। इम्यूनो ऑब्जॉर्प्शन में थोड़ी ये प्रॉब्लम कम है, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ निकालता है, इसमें रिबाउंड फेनोमेना थोड़ा कम है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी हम जैसे आपने थोड़ा देर पहले टाइटर के बारे में बात की कि टाइटर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो टाइटर क्या होता है, एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हाई टाइटर, लो टाइटर कैसे इफेक्ट करता है ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को और सक्सेस रेट को? देखिए, एंटीबॉडी का टाइटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रक्रिया में, क्योंकि एंटीबॉडी का लेवल कितना बॉडी में है उसी को मेजरमेंट की एक मेथड है। अलग अलग मेथड होती हैं, और इनका जो रिजल्ट होता है वो ऐसे होता है: 1:4, 1:8, 16, 1:32, 64, 128, 256, 512 और देन 1024। तो ऐसे डबल पे ऐसा टाइटर आता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे सेंटर में हमारा टारगेट है 1:8। तो अगर कोई रेसिपिएंट का अपने डोनर की टाइटर 16 आ रहा है या 32 आ रहा है, तो हम मानते हैं कि ये टाइटर बहुत कम है, शायद हमें इम्यूनो एड्जॉर्प्शन की ज़रूरत ना पड़े। हम कन्वेंशनल प्लाज्मा से भी 2 या 3 साइकिल से हम इसको, इस टाइटर को टारगेट पे ला सकते हैं। किसी का टाइटर 128, 256 या 512 है, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम ग्लाइकोजॉब कॉलम या इम्यूनो एड्जॉर्प्शन यूज़ नहीं करेंगे तो जो कन्वेंशनल प्लाज्मा है वो बहुत ज़्यादा साइकिल्स लगेंगी, हॉस्पिटल स्टे बहुत बढ़ेगा, कॉस्ट बहुत बढ़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे इम्यूनो एड्जॉर्प्शन कॉलम हमारे लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से इस टाइटर के बेस पे ही हम अपना मैनेजमेंट प्लान करते हैं, स्टार्टिंग में ही टाइटर करा लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर टाइटर आपका कम है तो इवन विदाउट मेजर एक्सपेंसेस नॉर्मल रेट पे भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और टाइटर बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी का 1024 है, तो हम पहले ही पेशेंट्स को उसका एक एडिशनल रिस्क बताते हैं कि इतने हाई टाइटर में रिबाउंड भी हाई होगा, कि हम उसको 2 दिन प्लाज्मा ग्लाइकोजॉब करके हमने टाइटर तो नीचे लाए, पर ट्रांसप्लांट के बाद टाइटर सडन बढ़ने का डर होगा, रिजेक्शन का डर होगा। तो इस हिसाब से दोनों एक्सट्रीम के अपने पहले से ही ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलती है। तो अभी आपने एक्सपेंस के बारे में जैसे बात की, तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंसेस पूछूं, तो जो हमारे सेटअप में, जैसे हम बंसल हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बंसल हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है, और दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में इस ABO इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट का खर्चा कितना आता है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि ये अगर टाइटर किसी का हाई टाइटर है ना, 256 है, 512 है, इतने हाई टाइटर पे हम ट्रांसप्लांट प्लान करेंगे इम्यूनो एड्जॉर्प्शन कॉलम्स, जो ग्लाइकोजॉब कॉलम के साथ है। तो इस कॉलम की ही कीमत करीब करीब 4 लाख होती है। तो नॉर्मल ट्रांसप्लांट आपका होता है 6 से 7 लाख में, तो यहाँ आप ये 5 लाख प्लस प्लाज्मा के कुछ एक्सपेंसेस जोड़ लें तो करीब करीब 12 से 13 लाख में बंसल हॉस्पिटल में ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हाई टाइटर पेशेंट्स का हो जाता है। यही कीमत महानगरों में, मैं खुद ट्रेन हुआ हूँ दिल्ली में, आप
मेजर सिटीज़ से ट्रेन होके आए हैं, तो वहाँ ये रेट करीब करीब 18 से 20 लाख होता है। तो एक बहुत ही कम रेट में हम ये प्रोग्राम यहाँ पे चला रहे हैं। दूसरा आता है अगर पेशेंट का लो टाइटर है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट का शुरुआती टाइटर ही 1:4 है या 1:8 है, तो यहाँ तो ये ट्रांसप्लांट नॉर्मल 6 से 7 लाख या 8 लाख में ही पूरा एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो आपके टाइटर पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंस क्या होगा, और अगर आप हाई टाइटर भी हैं तब भी हमारे हॉस्पिटल का, हमारे सेंटर के जो रेट हैं ये बड़े महानगरों की तुलना में बहुत कम है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के जो खर्चे हैं हमारे सेटअप में 12-13 लाख, इवन हाई टाइटर में भी 12-13 लाख हो जाते हैं। अब जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ही पैसों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले भी वो डायलिसिस करा करा के पेशेंट या फैमिली पैसे से ड्रेन आउट हो चुकी होती है, तो उनके लिए 6-7 लाख 8 लाख रुपए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि बाहर की कई सिटीज़ से लोग आके हमारे पास ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी सेंट्रल इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। और रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड 200 किडनी ट्रांसप्लांट, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि लास्ट 1 ईयर में नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट विच वी आर डूइंग ब्लड ग्रुप या नॉन ब्लड ग्रुप कंपेटिबल ट्रांसप्लांट हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सेटअप में जो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट या नॉर्मल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जो बॉम्बे और दिल्ली में हो रहे हैं, प्रक्रिया सेम है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, वही सक्सेस रेट है सर्जरी के, चाहे देखा जाए चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सक्सेस रेट वही है। बट खर्चा चूँकि आप सेकेंड टायर सिटी में होने की वजह से काफ़ी कम हो जाता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में हमें एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में एक जो जनरल अवेयरनेस होती है, जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, हमने कवर किया है, और आशा करता हूं कि आप सभी को इसके काफ़ी जानकारी मिली होगी। डॉक्टर त्रिपाठी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर।